दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर। मैं राजस्थान में पिछले 26 सालों से राजस्थान की विभिन्न आईटीआई में पढ़ा चुका हूँ। इस समय मैं राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी गवर्नमेंट आईटीआई अलवर आईटीआई में पदस्थ हूँ। मैंने 10 साल पूर्व अपनी किताब भी लिखी जो पब्लिश हुई, वो वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए थी। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो वर्कशॉप कैलकुलेशन के चैप्टर वेग और चाल का है। इसका ये पहला पार्ट है जिसके अंदर केवल मैं आपको वेग और चाल से संबंधित थ्योरी होती है उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और बिल्कुल इजी सिंपल स्टेप, बिल्कुल इजी सिंपल परिभाषाओं से मैं आपको समझाऊंगा। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उसके अंदर 13 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस होगा। पहला है विराम और गति, रेस्ट एंड मोशन। दूसरा है अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। तीसरा है सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। चौथा है चाल, जिसको स्पीड कहते हैं अंग्रेजी में। पांचवा है वेग, वेलोसिटी और वेग की इकाई। छठा है वेग और चाल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। सातवां पॉइंट है त्वरण, त्वरण की इकाइयाँ। आठवां पॉइंट है मंदन, रिटार्डेशन, मंदन की इकाइयाँ। नौवां पॉइंट है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 10वां पॉइंट है न्यूटन की गति, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 11वां पॉइंट है गति के समीकरण। 12वां पॉइंट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ गिरते समय गति के समीकरण। और 13वां पॉइंट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते समय गति के समीकरण। तो ये 13 पॉइंट के बारे में इस समय डिस्कशन करूंगा मैं इस वीडियो में, क्योंकि इन 13 पॉइंटों में वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि ज़्यादा बड़ा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे आप लोग को देखने में दिक्कत होती है। बाकी का जो पार्ट है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं वेग और चाल। ये जो मैं बुक ले रहा हूँ, जो मैंने लिखी थी उसी बुक से है। तो स्टार्ट करते हैं। वेग और चाल के अंदर पहला पॉइंट है विराम और गति, रेस्ट एंड मोशन। यदि कोई वस्तु यदि अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान नहीं बदलती है तो वस्तु की यह स्थिति विराम स्थिति कहलाती है। जैसे वर्कशॉप में रखी हुई लेथ मशीन, टेबल, कुर्सी, पंखा, लाइट इत्यादि, क्योंकि उनकी स्थान परिवर्तन नहीं होता है तो इसलिए कोई भी वो गति नहीं करते, तो वो विराम स्थिति में कहलाते हैं। इसके अपेक्षा कोई वस्तु यदि आपके चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान बदलती है तो वस्तु की यह स्थिति गति कहलाती है। जैसे कोई रेलगाड़ी रेल की पटरी पर चल रही है तो वह रेल की पटरी के दोनों तरफ स्थित पेड़, पौधे, बिजली के खंभे, गेट इत्यादि की अपेक्षा गति में कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पर जब कोई वस्तु गति करती है तो चीज़ों को वो पीछे छोड़ती चली जाती है जो कि वहाँ पर स्थिर है, इसलिए वो पता भी चलता है कि हम जो है उस गति के अंदर हैं। अगर हम ट्रेन में बैठे होते तो हमें पता चल रहा होता है कि हमारी ट्रेन चल रही है और बाकी जो चीज़ें स्थिर है वो वहीं रह जाती हैं, हम पीछे उसको छोड़ जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं ट्रेन के अंदर। तो वो उस समय ट्रेन की वो गति कहलाती है। दूसरा है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज़। यहाँ पर मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप जो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि अंग्रेजी के शब्द आपको याद करने चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। लेकिन कई बार अगर आपका सवाल हिंदी में गलत है तो अंग्रेजी वाले क्वेश्चन को सही माना जाता है। उस कंडीशन में अगर आपको अंग्रेजी के मीनिंग याद नहीं रहेंगे तो आप उस सवाल को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हमें टेक्निकल वर्ड्स को हमेशा अंग्रेजी में ही याद करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ अदिश राशि है, इसको अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। वह राशियाँ जिनका केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है परंतु इनकी दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, ताप इत्यादि। यहाँ पर इनकी कोई दिशा नहीं होती। अगर हम कोई इनकी क्वांटिटी को लिखते हैं तो उससे ये नहीं पता चल सकता कि वह किस दिशा में काम कर रही है, क्योंकि इसमें दिशा होती ही नहीं है। दूसरी जो हमारी राशियाँ होती हैं उनको हम वेक्टर राशियाँ कहते हैं।
और वह राशियां जिनके परिमाण के साथ दिशा भी होती है सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग इत्यादि। इसके अंदर हम जो भी क्वांटिटी लिखते हैं, जो भी इसकी राशि लिखते हैं, उसके साथ उसकी दिशा भी वहाँ पे प्रदर्शित की होती है कि कोई अगर वस्तु हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसकी जो दो गति है ऊपर की तरफ है। साथ में ये भी पता चल रहा है कि जब हम ऊपर उसको फेंक रहे हैं तो उसकी दिशा ऊपर की तरफ है। तो दिशा के साथ साथ उसकी जो राशि है वो भी लिखी होती है, इसलिए वो सदिश राशि कहलाती है। इसके बाद है चाल। किसी वस्तु की निश्चित समय में स्थिति परिवर्तन को चाल कहते हैं। किसी वस्तु की चाल में दिशा प्रदर्शित नहीं होती है। जैसे कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस की जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चाल एक अदिश राशि है। यहाँ पर केवल हमें उसकी क्वांटिटी पता चल रही है कि वो 50 किलोमीटर 1 घंटे में चली है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि वह किस दिशा में गई है। इसकी विपरीत वेग जो हमारी राशि है उसके अंदर दिशा भी होती है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं कि किसी वस्तु की निश्चित समय व निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। किसी वस्तु की वेग में दिशा प्रदर्शित की जाती है। जैसे कोई बस अगर जयपुर से दिल्ली की तरफ 3 घंटे में 150 किलोमीटर दूरी तय करती है तो बस का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा जयपुर से दिल्ली की तरफ होगा। इसका मतलब यहाँ है कि जो हमने पहले उदाहरण समझा था उसके अंदर केवल 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर उसके साथ में दिशा भी दे रखी है, इसीलिए इसको हम वेग कहते हैं। और जो पहले समझाया गया था वो चाल या स्पीड कहलाती है, जिसके अंदर दिशा नहीं दी होती है। यहाँ वेग बराबर होता है वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी बटे समय, v = s/t, जहाँ वेग मीटर प्रति सेकंड में होता है। यहाँ पर वेग की जो इकाई है वो मीटर प्रति सेकंड है। s का मतलब यहाँ पर तय की गई दूरी है जो कि मीटर में होती है, और t यहाँ पर समय है जो कि सेकंड में दिया होता है। मीट्रिक प्रणाली में वेग की इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड और ब्रिटिश प्रणाली में फुट पर सेकंड होती है। इसके बाद है वेग और चाल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो वेग के अंदर 3 मुख्य बातें होती हैं। किसी वस्तु की निश्चित दिशा में स्थिति परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। दूसरा पॉइंट होता है किसी वस्तु के वेग में परिमाण और दिशा दोनों व्यक्त की जाती हैं। और तीसरा होता है वेग बराबर वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समय। इसकी अपेक्षा चाल की अगर बात करें तो चाल में हमारे जो 3 पॉइंट हैं उसके अंदर पहला है किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, इसके अंदर दिशा नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है किसी वस्तु की चाल में दिशा को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, केवल परिमाण ही प्रदर्शित किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय, यहाँ पर भी हमको दिशा नहीं पता चलती है, इसलिए इसको हम चाल कहते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हमारा त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जबकि वेग बढ़ रहा हो। यानी कि अगर किसी वस्तु की स्पीड लगातार बढ़ती चली जा रही है तो उसको हम त्वरण कहते हैं। मीट्रिक प्रणाली में त्वरण की इकाई सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ब्रिटिश प्रणाली में फुट प्रति सेकंड स्क्वायर या फुट प्रति वर्ग सेकंड होती है। जबकि यहाँ पर वस्तु की वेग जो है उसके अंदर जो परिवर्तन है वो बढ़ते क्रम में है। मंदन, रिटार्डेशन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को मंदन कहते हैं जबकि वेग घट रहा हो। यानी कि अगर कोई वस्तु बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही हो और उसको अचानक रोक दिया जाए तो उसकी स्पीड अचानक कम होगी, उस कंडीशन में वो मंदन कहलाएगा, क्योंकि त्वरण के अंदर वेग को बढ़ता हुआ माना जाता है और अगर उसकी वेग घट रही है लगातार तेजी से तो वो हमारा मंदन कहलाता है। त्वरण हमारा यहाँ पे वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। त्वरण की को हम स्मॉल a से लिखते हैं। यहाँ v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग और t का मतलब यहाँ पे समय होता है। जहाँ a त्वरण हमारा
मीटर प्रति वर्ग सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, ये इनकी इकाई है। यू हमारा प्रारंभिक वेग कहलाता है जो मीटर पर सेकंड में होता है। वी हमारा अंतिम वेग कहलाता है जो मीटर पर सेकंड में होता है। और टी हमारा सेकंड में होता है। ये सभी हमारी इकाइयाँ होती हैं। इसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इसमें जब हम किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं, केवल छोड़ते हैं, तो भी वस्तु अपने आप नीचे आती है। वो उसका कारण होता है कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान मीट्रिक प्रणाली में 981 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है तथा ब्रिटिश प्रणाली में इसकी इकाई 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसका मान एसआई प्रणाली में 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वस्तु को ऊपर फेंके जाने की स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ऋणात्मक यानी कि माइनस तथा वस्तु को ऊपर से नीचे गिराने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान धनात्मक होता है। इसके बाद है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है। इसमें प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान सरल रेखीय गति अवस्था को संरक्षित रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल द्वारा अवस्था परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि हमारी अगर एक कोई भी वस्तु कहीं रखी हुई है तो वो रखी रहेगी जब तक कि उसको कोई धक्का दे के या कोई उठा करके उसको नहीं ले जाएगा। दूसरी चीज़ है, अगर हमने कोई बॉल फेंकी है तो बॉल फेंकने पर जड़त्व के नियम के अनुसार उस बॉल की गति हमेशा एक समान रहनी चाहिए, लेकिन उसमें पृथ्वी पर फेंकने पर पृथ्वी द्वारा जो घर्षण होता है वो उस बॉल को आगे जाने से रोकता है और उसकी स्पीड कम करता है। इसका मतलब उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहाँ पर जड़त्व का नियम का ये विरोध हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि जो वस्तु हमारी रखी हुई है वो रखी रहेगी, या वस्तु जो चल रही है वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा उसके विपरीत कार्य के लिए। इसके बाद है द्वितीय नियम, संवेग परिवर्तन की दर का नियम। इसके अंतर्गत किसी वस्तु के संवेग यानी कि मोमेंटम परिवर्तन की दर उस पर कार्यरत बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह उसी दिशा में होती है जिसमें कि बल कार्यरत होता है। इसके अंदर अगर एक ट्रक हमारा जो पूरा भरा हुआ है, लोडेड है, उसके अंदर वेट बहुत ज़्यादा है, अगर उसको चलाते चलाते एकदम बंद कर दिया जाए तो वो केवल उस वेट की वजह से काफ़ी दूर तक जाता है और फिर रुकता है, अचानक नहीं रुकता, क्योंकि उसको बंद कर दिया तो भी वो रुकता नहीं है और वो आगे चलता ही चला जाता है। उसके अंदर वो मोमेंटम होता है जिसकी वजह से वो आगे जाता है। तृतीय नियम, क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के तुल्य यानी कि बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अथवा दो वस्तुओं की परस्पर प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक जिस गति से आगे की तरफ जाती है उसी गति से पीछे की तरफ भी धक्का लगता है। ये हमारा गति का विपरीत दिशा में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण, बस में बैठा व्यक्ति बस के अचानक चलने पर पीछे की तरफ गिर जाता है। दूसरा है, मेज पर रखी हुई वस्तु स्थिर रहती है जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करता। और तीसरा आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी बॉल को जमीन पर फेंकते हैं तो वो चलती रहनी चाहिए, लेकिन वो घर्षण के कारण आगे जाके रुक जाती है, जो उसकी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, जो हमारे न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अपोजिट है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण, जब बहुत अधिक भार से भरी हुई गाड़ी को अधिक स्पीड पर चलाकर गाड़ी को बंद कर दिया जाता है तो गाड़ी अपने आप काफ़ी दूर तक बिना रुके चलती जाती है, क्योंकि बल वहाँ पर द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। अतः संवेग का अर्थ होता है द्रव्यमान इंटू गति।
संवेग में परिवर्तन की दर कहाँ से निकल के आती है? एम वी माइनस एम यू बटे टी। एम यहाँ पे द्रव्यमान है, वी हमारा अंतिम वेग है और यू हमारा प्रारंभिक वेग है। यहाँ पे अगर एम को कॉमन लिया जाता है इन दोनों में से तो वी माइनस यू बचते हैं और टी हमारे नीचे है। वी माइनस यू बटे टी का मतलब होता है त्वरण, जो कि एम डॉट ए के रूप में कहलाएगा। ए यहाँ पे त्वरण की शॉर्ट फॉर्म है, या इसको हम ए त्वरण को ए से ही लिखते हैं। परंतु संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब बाह्य बल जो है एम इंटू ए के बराबर होता है, बल द्रव्यमान इंटू त्वरण से जाना जाता है। तो एफ यहाँ पर हमारा एम इंटू ए के बराबर होता है, जहाँ ए त्वरण होता है। अतः बल को निम्न प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। बल वह कारण है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था एक समान सरल रेखीय गतीय अवस्था को परिवर्तित कर देता है अथवा परिवर्तित करने का प्रयास करता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली बंदूक पर विपरीत दिशा में बराबर मात्रा में बल लगाती है। और दूसरा, नाव को जल में किनारे से दूर ले जाने के लिए किनारे की तरफ डंडे से बल डालते हैं, जिससे नाव किनारे से दूर चली जाती है। आपने देखा होगा जहाँ पे नदी पे नाव के अंदर बैठ के सफ़र किया जाता है तो नाव को पानी के ऊपर चलाने के लिए पहले जो उसका चलाने वाला होता है एक बहुत बड़ा लंबा सा बांस लेकर किनारे की तरफ धक्का मारता है उस बांस से, जिससे कि हमारी नाव जो है वो नदी में आगे चलने लगती है। यानी कि उसने धक्का लगाया किनारे की तरफ और नाव चली उसके विपरीत। तो इससे आप समझ सकते हो कि गति का तृतीय नियम के अनुसार क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसके बाद है गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। वस्तु की गति से संबंधित तीन सूत्र निम्न प्रकार हैं। पहला है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। ये तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं के आधार पर हमारे जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल होते हैं वो सॉल्व होते हैं। तो ये तीनों नियम अगर आप याद कर लेंगे तभी उनको आप कर पाओगे। यहाँ पर पहला नियम है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v हमारा अंतिम वेग है, u हमारा प्रारंभिक वेग है, a हमारा त्वरण है और t हमारा समय। यहाँ अगर कोई सवाल ऐसा आता है जिसके अंदर हमें अंतिम वेग निकालना हो और प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय दे रखा हो तो हम इस सूत्र से आराम से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा नियम है इसमें, दूसरा जो सूत्र है वो है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी स्क्वायर। जहाँ s हमारी दूरी है, u हमारा प्रारंभिक वेग, t हमारा समय, a हमारा त्वरण और t हमारा समय। तो यदि किसी क्वेश्चन में हमें वह दूरी निकालनी हो कि कोई वस्तु हमारी प्रारंभिक वेग से इस वेग से स्टार्ट हुई और उसका इतना टाइम लगा और उसके अंदर त्वरण उसका इतना है, तो हम इस सूत्र से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जहां हमें दूरी निकालनी होती है। दूरी हमारी मीटर में आएगी, u हमारा मीटर पर सेकंड में होता है, t हमारा सेकंड में होता है और a की जो इकाई है वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। तीसरा जो सूत्र है वो है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर v हमारा अंतिम वेग, u हमारा प्रारंभिक वेग, a हमारा त्वरण और s हमारी दूरी है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें अंतिम वेग निकालना हो जहाँ हमें प्रारंभिक वेग, त्वरण और दूरी अगर दे रखी है तो हम इस तीसरे सूत्र से उस सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा nवें सेकंड में चली गई दूरी। nवें सेकंड का मतलब ये है कि मान लीजिए आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि 15वें सेकंड में वस्तु कितनी दूर चली। इसका मतलब ये हो गया कि 15 सेकंड में चली गई दूरी, उसमें से अगर हम 14 सेकंड तक चली गई दूरी को घटा देंगे तब हमारे nवें सेकंड की चली दूरी निकल के आएगी। तो यहाँ पर nवें सेकंड में चली गई दूरी माइनस n-1 सेकंड में चली गई दूरी। जैसे उदाहरण में 15वें सेकंड में चली गई दूरी का मान अगर हमें निकालना है तो 15 सेकंड में चली गई कुल दूरी में से 14 सेकंड में चली गई कुल दूरी को घटा देंगे तब हमारा 15वें सेकंड में चली गई कुल दूरी निकल के आएगी। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ गिरते समय गति के समीकरण। अब गुरुत्वाकर्षण होता है, पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है।
जब वस्तु ऊपर से स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरती है तो वहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण की हानि होती है। इसी वजह से वस्तु कुछ दूरी ऊपर जा करके रुक करके और वापस नीचे उसी स्पीड से आती है। तो यहाँ पर जो 3 सूत्र रखते हैं, v = u + gt, ये हमारा जो गति के पहला नियम था जिसके अंदर g की जगह a होता था, उसी से निकल के आया है। तो यहाँ अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, गुरुत्वीय त्वरण और समय, तो यहाँ पे a की जगह g आ गया है। इसी तरह s = ut + ½ gt² हो गया, यहाँ पर at² था गति के नियम के सूत्रों के अनुसार। और तीसरा हमारा v² = u² + 2gs। याद करने का तरीका है, जो हमने 3 गति के सूत्र पढ़े थे उसके अंदर a की जगह आप g रख देंगे तो हमारी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल के सूत्र निकल के आ जाएंगे। इन समीकरणों में a के स्थान पर g का प्रयोग। तीर के निशान का नीचे की दिशा में होना यह दर्शाता है कि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। उस कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण g का मान पॉजिटिव होता है, यानी कि वहाँ पर स्पीड आपकी जहाँ से स्टार्ट हुए थे उससे और ज़्यादा बढ़ती ही चली जाती है। इसके बाद अगला है गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते समय गति के समीकरण। यानी वस्तु को यदि हम पृथ्वी के ऊपर खड़े होकर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो गुरुत्वीयकर्षण के विरोध में हम उस वस्तु को फेंकेंगे। उस वजह से उस वस्तु की गति ऊपर जाते समय कम होती चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशा में कार्य करेगा। इस कंडीशन में हमारा जो पहला सूत्र है v = u - gt, यहाँ पर -g हमारा गति के नियमों में a की जगह रखा गया है और गुरुत्वाकर्षण के ऊपर से नीचे फेंकते समय g के मान प्लस था, यहाँ g का मान माइनस हो जाता है, इसलिए यह -gt आता है। और यहाँ तीर ऊपर की तरफ लगा रखा, मतलब हमारी वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है। दूसरा सूत्र इसमें s = ut - ½ gt² है, तीर ऊपर की तरफ, और v² = u² - 2gs, तीर ऊपर की तरफ है। यहाँ g के स्थान पर -g का प्रयोग वस्तु के पृथ्वी से ऊपर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जाने के कारण किया गया है। तीर के निशान का ऊपर की दिशा में होना यह दर्शाता है कि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है। तो ये हमारा वेग और चाल का जो चैप्टर है वो यहाँ पे उसकी थ्योरी कंप्लीट होती है। अगला जो मेरा वीडियो बनेगा सेकंड पार्ट, उसके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और उसके बाद कुछ और सवाल आपको करके दिखाऊंगा। तो हमारा ये चैप्टर 3 पार्ट में पूरा होगा। तो आपको अगर मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले और भी वीडियो टाइम से मिल सके और आप उसको स्टडी कर सको और देख सको। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।